आज के मुख्य समाचार। शिमला सहित कई जिलों में भारी बारिश। पधर में करालेडी देवता मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। बुक एग्जीबिशन में देखी बच्चों की उत्सुकता और आत्मविश्वास। हिमाचल में डिटेंशन पॉलिसी लागू। शिमला पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। 9 महीने से नहीं मिला कौशल विकास भत्ता। जल रक्षक संघ ने सचिवालय में जताया आभार। आशियाने गिरने की कगार पर प्रशासन नहीं ले रहा सुध। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। राजधानी शिमला सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। शिमला में सुबह से घनी धुंध छाई रही, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं बारिश के कारण कई क्षेत्रों में कई प्रकार की घटनाएं भी सामने आई है। कांगड़ा जिले में धर्मशाला मार्ग पर चेतरू के पास हुए भूस्खलन के चलते मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जिसके बाद प्रशासन ने वाहनों को शीला व सराहा मार्ग से डाइवर्ट किया। उधर शिमला जिले के जतोग छावनी क्षेत्र में भी भूस्खलन के कारण हटनी की धार के पास तक मुख्य मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इस घटना में एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। मंडी जिले के पंडोह स्थित शहीद इंदर सिंह माध्यमिक पाठशाला में पहले ही बारिश ने स्कूल प्रबंधन की पोल खोल दी है। बारिश के चलते स्कूल परिसर में पानी भर गया, जिससे विद्यार्थियों और स्टाफ को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कारण बच्चों का आना जाना बाधित हो गया। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने 20, 21 और 24 जून के लिए येलो अलर्ट, जबकि 22, 23, 25 और 26 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के हिमाचल प्रदेश के और अधिक भागों में सक्रिय होने की संभावना बताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत उरला का 3 दिवसीय देव पशा कोट को समर्पित करालेडी मेला में वीरवार को दूसरे दिन महिला मंडल और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहे। दूसरे दिन मेले समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर दरंग भाजपा के पधर मंडल के अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर बतौर उपस्थित हुए। ग्राम पंचायत उरला की प्रधान ममता देवी ने उन्हें शॉल टोपी देकर सम्मानित किया। वहीं उनके साथ आए हुए गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मेले में आए लोगों को मेले की बधाई भी दी। वहीं उनके साथ आए गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि आज का युवा नशे की ओर बढ़ रहा है और नशा घर घर तक पहुंच रहा है। आज ना जाने नशे के कारण कितने युवाओं की मौत हो चुकी है और उसके बावजूद भी नशा तेजी से फैल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के तौर पर दरंग के विधायक पूर्णचंद ठाकुर ने शिरकत करनी थी, लेकिन वे क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। इंदर सिंह ठाकुर ने कहा, पंचायत प्रधान ने जितनी भी यहाँ मांग रखी है उन्हें पूरी करने के लिए विधायक ने मन से घोषणा के लिए कहा है। तो भी विधायक जी ने कहा कि मैं इस 1 लाख की मांग को भी पूरा करूंगा। तो यहाँ पे एक प्रधान जी ने मांग रखी है महिला मंडल भवन के लिए सुनहली हेतु, और मुझे यहाँ पे बताया भी गया है कि ये जो महिला मंडल का मेरे को लगता है कि इनके कागज जो जमीन के यहाँ पे पूरी उनकी व्यवस्था कर दी गई है, और इसके लिए भी 3 लाख के लिए भी विधायक जी ने बोला है कि इसको 3 लाख रुपए भी हम घोषणा मैं यहाँ पे करता हूँ। और एक यहाँ पे मंदिर सराय के लिए बात प्रधान जी ने कही है, इसकी तो बात है, मैं विधायक जी से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर इस मांग को भी अगर वो पूरा करेंगे तो मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो ये बात भी कही उन्होंने, एक बात कही है कि ये पैसा आपको सितंबर महीने में पड़ जाएगा। आपको पहले जब सितंबर महीना आएगा उसी दिन ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 3000 से अधिक बच्चों को पिछले 9 महीनों से कौशल विकास भत्ता नहीं मिला है। इस कारण बच्चों को न केवल आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी असर पड़ रहा है। इस विषय में एल्पस कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के निदेशक जितेंद्र राजपूत ने पत्रकार वार्ता कर सरकार और संबंधित विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में हजारों गरीब बच्चे कंप्यूटर और अन्य तकनीकी ट्रेंड्स में कौशल विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भत्ते की अनुपलब्धता ने उनकी प्रगति पर ब्रेक लगा दी है। जितेंद्र राजपूत ने कहा कि कौशल विकास योजना का उद्देश्य था कि गरीब बच्चे बिना आर्थिक बोझ के अपने कौशल को बढ़ा सके, लेकिन 9 महीने से उन्हें एक भी रुपए का भत्ता नहीं मिला है। यह बच्चों के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और संबंधित विभाग बच्चों के पैसे को दबाकर बैठे है और अब तक उपायुक्त कुल्लू और जिला रोजगार अधिकारी से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस दौरान कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे कई छात्रों ने खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखी। छात्रों का कहना है कि आवाजाही, खान पान और जरूरी सामान की व्यवस्था अब मुश्किल हो गई है। कुछ छात्र आर्थिक कारणों से कोर्स बीच में छोड़ने की स्थिति पर भी मजबूर हो चुके हैं। राजपूत ने यह भी कहा कि योजना शुरुआत में काफी लाभकारी साबित हो रही थी, लेकिन लंबे समय से भत्ता न मिलने से इसका मूल उद्देश्य ही खतरे में पड़ गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बच्चों का बकाया भत्ता तत्काल जारी किया जाए और आगे समय पे भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संस्थान ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो सकती है और प्रदेश में कौशल विकास की गति धीमी पड़ सकती है। शिमला के ऐतिहासिक केटी थिएटर में आयोजित बुक एग्जीबिशन में शिमला मोनाल पब्लिक स्कूल के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों को किताबों की ओर आकर्षित करना और उन्हें आत्म विकास से जुड़ी सामग्री से परिचित कराना रहा। बच्चों ने न सिर्फ किताबों को देखा, बल्कि उनके विषय वस्तु पर आपस में चर्चाएं भी की और यह भी साझा किया कि कौन सी पुस्तक उन्हें क्यों पसंद है। एग्जीबिशन में आए छात्रों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता और आत्मविश्वास के साथ अपने अनुभव साझा किए। बच्चों ने बताया कि भले ही आज का युग डिजिटल हो गया है, लेकिन किताबें पढ़ने का आनंद और ज्ञान का अनुभव अब भी अनमोल है। उन्होंने यह भी कहा कि किताबें उन्हें न सिर्फ ज्ञान देती है, बल्कि मानसिक शांति और सोचने की क्षमता भी बढ़ाती है। स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि ऐसे शैक्षणिक ट्रिप्स बच्चों के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। यह न सिर्फ ज्ञान बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि बच्चों में टीम वर्क, अनुशासन और संवाद कौशल को भी निखारते हैं। इस बुक एग्जीबिशन ने बच्चों को किताबों के प्रति नई रुचि और उत्सुकता से भर दिया है। स्कूल की ओर से आयोजित यह ट्रिप बच्चों के लिए एक ज्ञानवर्धक और यादगार अनुभव रहा। My name is Tanvi Kashyap and I am student of class 6. My school name is Monal Public School. मेरे को acting, dance. My name is Nakshanta of class 6. My name is Youth Mirzaik of class 6. अच्छा लगता है भगवत गीता। हिमाचल प्रदेश में 7 साल बाद फिर से लागू की गई डिटेंशन पॉलिसी के पहले ही साल में 762 छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च 2025 में हुई वार्षिक परीक्षा में असफल रहने के बाद इन छात्रों को एक और अवसर दिया गया, लेकिन दूसरी बार की परीक्षा में भी 5वीं कक्षा के 183 और 8वीं कक्षा के 579 विद्यार्थी पास नहीं हो सके। डिटेंशन पॉलिसी के तहत अब छात्रों को अगली कक्षा में भेजने से पहले परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार लागू की गई इस प्रणाली के तहत जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं ला सके, उन्हें 1 माह बाद दोबारा परीक्षा में बिठाया गया। लेकिन अगर छात्र इसमें भी सफल नहीं होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी है कि यह निर्णय प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली बार
हुई परीक्षा में 5वीं और 8वीं कक्षा के 762 विद्यार्थी दूसरी बार हुई परीक्षा में भी पास नहीं हुए हैं। इन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहती है। देश में 2009 में लागू की गई नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था। हिमाचल प्रदेश ने इस नीति का कई बार विरोध किया। वर्ष 2019 में इसे खत्म करने की घोषणा तो की गई, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हो सके। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद प्रदेश सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम लगातार कमजोर आ रहे थे। अब नई व्यवस्था से उम्मीद है कि आने वाले 1-2 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था स्पष्ट सुधार नजर आएगी। शीतकालीन स्कूलों में यह नीति दिसंबर 2025 से लागू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में उस समय हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की गंभीर आशंका जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह संदेह की बात है कि पूरे मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। जयराम ठाकुर के अनुसार कांगड़ा जिला के ज्वाली क्षेत्र में इस सिलसिले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से इन फुटेज को सार्वजनिक करने पर दबाव डाला जा रहा है। नेता विपक्ष ने कहा कि परीक्षा हॉल में संगठित तरीके से ग्रुप चीटिंग करवाई गई, जो न केवल परीक्षा की पवित्रता को अपवित्र करता है बल्कि हजारों मेहनती युवाओं के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर चुप्पी बनी हुई है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूं, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र पुलिस की भर्ती जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि तो उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने ये भी आरोप लगाया, कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था, और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ थी। और इसका दूसरा पार्ट में अगर आपके ध्यान में ना हो, क्या यह सत्य नहीं है कि वहां
कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों की इसमें जो है जवाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। शिमला जल रक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आज संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू, उप मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री सुखू ने जल रक्षक संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि उनके मुद्दों को आगामी बैठक में प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल रक्षकों के लिए जो 4000 पद निर्मित किए गए हैं उनमें से जितने पद संभव होंगे उन पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि यह मुलाकात बेहद सकारात्मक रही और मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन कर्मचारियों के बीच नई उम्मीदें जगाई है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम। तो मैं भूपेंद्र शर्मा जल रक्षक संघ हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा आज का मेन मिलने का प्रोग्राम था वो था ईएनसी, जो हमारे विभागाध्यक्ष है उनसे मिले, क्योंकि कुछ दिन पहले हम डिप्टी सीएम और सीएम साहब से ठेव का दौरा था इनका, तो उस दौरान हम वहाँ मिले थे अपनी मांगों को लेकर। वहाँ पर हमने उनके समक्ष अपनी मांगें रखी, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष आ रहे हैं, परंतु उसका निराकरण नहीं हो रहा था। तो वहाँ मिलकर हमने जो मांग रखी थी कि हमारे लिए पदों को सृजित किया जाए, तो बजट सत्र के दौरान हमने 4000 पदों को सृजित करने के लिए मांग दी थी। तो आज जाके वो कहीं ना कहीं हमारे को बिल्कुल हम आश्वस्त है कि आने वाली जो कैबिनेट है उसमें हमारा एजेंडा लगेगा। जो 4000 पद डाइंग कैडर में डाले गए हैं उनको लाइव करने के चलते आने वाली आगामी बैठक में वो एजेंडा आने वाला है। उसके चलते आज ईएनसी मैडम से भी मिले हैं, फाइल बिल्कुल बन के तैयार है। उसी के चलते आज अभी हम सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी साहब है जो महिपाल जी, उनसे भी हमने मुलाकात की है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो आगामी बैठक होगी उसमें जल रक्षकों के लिए जो पद है वो सृजित किए जाएंगे। देखना होगा कि कितने पद प्रदेश सरकार करती है। हमारा तो हमने तो पूरी तरह आग्रह किया कि हमारे को 4000 पद दिए जाए, क्योंकि हमारे जो टाइम पीरियड है 12 साल का, वो काफ़ी ज़्यादा जल रक्षक लगभग 1350-1400 लोग पूरा कर चुके हैं और राह देख रहे हैं कि हम कब विभाग के अंदर आएंगे। तो उम्मीद हम पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे को आश्वस्त किया है डिप्टी सीएम साहब ने, तो शायद काम बन जाएगा। इस नेशनल हाईवे 154 मंडी पठानकोट पर मोहरधार गांव में 4 लेन की जद में आए मकान को गिराने में कंपनी प्रबंधक गरीब परिवार पर बार बार दबाव बना रही है। बच्चों से लेकर परिवार ने कंपनी पर डराने धमकाने का आरोप भी लगाया।
चरणदास ने बताया कि उनकी गौशाला को 4 लेन कंपनी ने गिरा दिया है। मकान और गौशाला का उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। 4 लेन द्वारा मकान के दोनों तरफ कटिंग किए जाने और लहासे गिराने से गरीब चरणदास के मकान को गिरने का खतरा बन चुका है। गत रात को भी हुई बारिश में मकान के ढहने के भय से परिवार के सदस्य ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। मकान को बने खतरे को लेकर उन्होंने एसडीएम पधर को भी सूचना दी, लेकिन प्रशासन भी गरीब परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है। चरणदास के घर के समीप सावित्री देवी का मकान भी पूरी तरह लहासे की चपेट में आने से गिरने की कगार पर है। इस परिवार की भी कोई प्रशासन के द्वारा सुध नहीं ली जा रही है। चरणदास के मकान और गौशाला पर हिस्सेदारों ने कोर्ट से स्टे लगा रखा है, जिसके चलते उसे मुआवजा नहीं मिल पाया है। कोर्ट स्टे के बावजूद 4 लेन कंपनी ने गौशाला को गिरा दिया है। नमस्कार जी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोड़दार से। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से मंडी पठानकोट जो है 4 लेन का काम लगा हुआ है। ये हमारे घर की जो है पेमेंट नहीं मिली हमें, और ये हम जो है इनको 4 लाइन वालों को कटिंग करने से मना कर रहे हैं। ये बार बार अपनी मशीनें लेके आ रहे हैं। इनके जो एम्प्लॉयज है वो इनको जो इधर काम कर रहे हैं वो कटिंग कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। दोनों तरफ से इन्होंने कटिंग की हुई है और हमें जो है इसका मुआवजा नहीं मिला। अब जो है कल रात को इतनी भारी बारिश हुई, भारी बारिश के कारण यहाँ पे जो है नीचे आप देखेंगे तो मिट्टी जो है धस रही है और पानी के जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, दोनों तरफ बने हुए गड्ढे। और यहाँ पे जो है हमारा जो आप पीछे मकान देख रहे हैं, इसमें अंदर देखेंगे आप तो जो है पानी मतलब ऊपर छत से टपक रहा है। इतने बुरे हालात है हमारे, तो ये हमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि हम आपका घर उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बार बार आकर के यहाँ पे हमें धमकियां देते हैं, हम आपको यहाँ से उठा देंगे, आपका ये घर जो है मशीन से तुड़वा देंगे भाई। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि हम इनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाए और हमें जो है यहाँ से तब तक बेदखल ना किया जाए जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलती है, और सरकार जो है हमें रहने की भी व्यवस्था की जाए, व्यवस्था कर दे। गांव मोड़दार से श्री चरणदास की बेटी बोल रही हूँ। हमारा घर जो है 4 लाइन में गया हुआ है, तो हमें जो है जमीन के और घर की कोई भी पेमेंट नहीं मिली हुई है। और 4 लाइन वाले लगातार यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी वो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं और दोनों साइड खड्डे बन गए हैं, हमें पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और रात को भी कल रात को बारिश पड़ी यहाँ पर, और हम रात को 2:30 बजे यहाँ से निकले थे अपने जहाँ पे हमने गौशाला बनाई है, उधर गए हम रात को 2:30 बजे, और पानी हो गया, हमारे कमरे के अंदर भी पानी हो गया है। हम पूरी रात सोए नहीं है। और प्रशासन से मैं यही मांग करूंगी कि भाई हमें घर बनाने के लिए जगह दे, तभी हम यहाँ से उठेंगे, अदरवाइज हमें 4 लाइन वाले तंग ना करें यहाँ पर। हमारा जो है जमीन और मकान जो है 4 लाइन में गया है, इसमें जो है मेरा मकान और जमीन का जो है पैसा नहीं मिला है हमारे को कुछ भी, और जमीन धस रही है हमारी, यहाँ स्लाइडिंग में जा रही है। इस जो है कि दोनों तरफ से 4 लाइन वाले ने जो है दोनों तरफ खाई डाली हुई है रोड बनाने की, और हमारा घर जो है बीच में आ गया है, और दोनों साइड ओरे पर इधर उधर दोनों तरफ खाई है और बीच में हमारा घर आ गया, तो हमारे को जो है बहुत खतरा हो गया है। मैं ऊपर दान कुन्नू अविनाश कटोच प्रशासन से यह आग्रह करता हूं। मैं अभी यहाँ पर चरणदास के मौके पर आया था, इससे पहले मैं सावित्री के घर के मौके पर भी आया था। तो यहाँ पर जो है स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो है चरणदास का घर जो है यहाँ पर कोर्ट का मैटर चला हुआ है। कोर्ट मैटर के उपरांत भी ये लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। 4 लाइन वाले इनको डरा धमका रहे हैं, क्योंकि ये गरीब तबके का परिवार है। आर्थिक तौर पर ये परिवार बहुत ही गरीब है, इनके पास कोई भी आशियाना नहीं है रहने के लिए, और इनको कोर्ट की वजह से इनकी कोई पेमेंट नहीं हुई है अभी तक, और इन लोगों को कोई 4 लाइन से राशि नहीं मिली हुई है। तो इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि हमारे एसडीएम पधर जी यहाँ पर आके इनका मौका करें और इन गरीब लोगों की जो सहायता हो सकती है वो करें, क्योंकि इनके पास कोई आशियाना नहीं है। आप इनको अगर यहाँ पर इस पर बेघर कर दें तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इनका प्रशासन की तरफ से जो भी मदद मिलती है या इनका जो हो सकता है वो प्रशासन आके देखे और करे।